So hello everyone, welcome to the lecture number 18th of GK PYQ सीरीज़ पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के फ्रेश 25 क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 18 पहला क्वेश्चन, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी इज़ एक्सप्लेन्ड बाय हिज फेमस इक्वेशन गिवन एज। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण डैश द्वारा समझाया गया है। अब इरविन फिशर एक इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के थे ये, तो यूएसए में अगर बहुत ज़्यादा मनी को इंडक्ट किया गया या फिर मनी बोरो किया गया तो उससे होता ये था कि जनरल लेवल ऑफ जो प्राइसेस थे वो बढ़ जाते थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। और इस बुक में इन्होंने ये चीज़ को बताया कि टोटल जो मनी सप्लाई हुआ है, टोटल जो मनी सप्लाई हुआ है दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी, और वो उसका v दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या है, इस पे भी सीजीएल 2022 पे, ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 का है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन पे सीजीएल 2022 में क्वेश्चन है, तो व्हाट इट इज़। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है कि कितने नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज कर रही है मनी। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे दिया, मैंने किसी और को दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी जितनी मनी सप्लाई हुई और जितनी बार उसको यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, इज़ इक्वल टू जनरल जो प्राइस का लेवल है इनटू द टोटल, इनटू द टोटल ट्रांजैक्शन। टी है स्टैंड्स फॉर टोटल ट्रांजैक्शन, यानी कि एम वी इज़ इक्वल्स टू पी टी, ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये एक्चुअल में एम वी यहाँ पे क्या है, एम वी इज़ द एक्चुअल टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द मनी सप्लाई, पी टी है एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स सोल्ड। यानी कि एक्चुअल में मनी तो इंडक्ट हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में पैसा आ गया, लेकिन उसके अवज में चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उससे होगा क्या, सबके पास पैसा पहुंच गया, हर कोई ज़्यादा चीज़ डिमांड करेगा। अब ज़्यादा चीज़ डिमांड करेगा लेकिन उस के प्रपोर्शन में सप्लाई तो हुआ नहीं है, तो जनरल लेवल ऑफ जो प्राइसेस इंक्रीज़ करेगा। तो वो उसके बारे में बताया था परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी एक्चुअल में घट रहा है। इससे हमें और क्या क्या चीज़ें याद आनी चाहिए, हमें याद आना चाहिए स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। और हाँ, अगर कल आप लोगों को याद हो जो हम लोग का पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17, उसमें हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। अगर आपको याद हो मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो किसने दिया था, इन्होंने तो दिया था, इरविन फिशर ने। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है सीजीएल में पूछा गया 2023 में, और ये जो मनी इल्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है सीएचएसएल मेंस में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कोरिलेशन। और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की अगर बात करें, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी किसने दिया था, जॉन मेनार्ड केनेस ने, जिनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, फादर ऑफ, वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को, बट फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं केन्स को। ठीक है, बात करें इनकी एक बुक है दैट इज़ जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में पता होना चाहिए, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसमें हमने क्या याद किया था स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में, कि ये एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितनी अमाउंट ऑफ मनी को लोग होल्डिंग पावर को डिनोट कर रहा है। इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग ज़्यादा मनी होल्ड करते हैं, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करिलेशन है। और ये आपका, ये अगर बात करें तो रिलेटिवली कैसा फैक्टर है, रिलेटिवली इन इलास्टिक है, हम लोगों ने देखा था रिलेटिवली इन इलास्टिक। फिर हमने देखा था एडम स्मिथ के बारे में, एडम स्मिथ की बुक्स हम लोगों ने देखी थी, बुक्स कौन कौन सी थी, वेल्थ ऑफ नेशन था, ठीक है, और इनविजिबल हैंड एंड थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। तो ये हम लोगों ने एडम स्मिथ की बुक्स याद करी थी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी। वॉट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच इज़ प्लेस्ड इन पीरियड 2 एंड ग्रुप नंबर 17। किसी तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त यानी पीरियड 2 और समूह 17 में रखा गया है, 9, 8, 7 या फिर 10। तो यहाँ पे बात हो रही है पीरियड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 17। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ग्रुप नंबर 17 क्या है, ये तो हमारे हेलोजेंस हैं। ठीक है, हेलोजेंस, पहले पीरियड में तो कोई हेलोजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सेकेंड पीरियड में हमारा चालू होता है दैट इज़ फ्लोरीन। फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 9। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, जो भी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। ठीक है, ये सभी को पता है। तो ये पहला पीरियड है
दूसरे पीरियड में हमारा आता है सबसे पहला हेलोजन, इसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये इसको हम बोलते हैं, जो आप ग्रुप नंबर 16 देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली, ठीक है, चैल्कोजन फैमिली बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ से आपको और क्या क्या रिकॉल आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए डॉबरनेर का लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव ने जो पीरियडिक टेबल दी थी वो, और जो करंट ये जो पीरियडिक टेबल देख रहे हैं दैट इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसको किया किसने दिया था, हेनरी मॉजले ने। मॉजले ने पीरियडिक टेबल कब दिया था, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, 1913 में दिया था। मेंडलीव ने कब दिया था, 1869 में दिया था। और ये दोनों आप कमेंट बताएंगे, डॉबरनेर ने लॉ ऑफ ट्राइड कब दिया था और न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव कब दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं सेकंड ग्रुप में अब एक और शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि सेकंड जो आपका पीरियड है उसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो लास्ट एलिमेंट आप हमेशा देख लो, जब फर्स्ट पीरियड में हीलियम होगा, सेकंड में नियॉन होगा, थर्ड में आर्गन होगा, यानी कि लास्ट जो एलिमेंट होगा किसी भी पीरियड में वो एक नोबल गैस होगी। ही, नी, अर, कर, जे करके आप याद हो सकते हैं, ही, नी, अर, कर, जे और ये रेडॉन, ठीक है। तो ये लास्ट यही होगा आपका। ये हमारे क्या होते हैं, ये लेफ्ट साइड में हमारे मेटल्स होते हैं पीरियडिक टेबल में, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं, और ये ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे ये मेटलॉइड्स हैं आपके, बोरॉन, सिलिकॉन, एसिटाइन, टेल्यूरियम, ये आपके मेटलॉइड्स से जहाँ से ट्रांजिशन होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो 2,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे वो करते हैं, तो ये हम बोर बरी मॉडल का यूज़ करके करते हैं, 2n² फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ n जो है नंबर ऑफ शेल को डिनोट कर रहा है कि अगर 1 नंबर ऑफ शेल है दैट इज़ के शेल की बात हो रही है तो n की जगह 1 रखेंगे, के, एल, एम, एन, ये फर्दर मतलब आपकी नंबर ऑफ शेल होती हैं, फर्स्ट शेल को के शेल, सेकेंड को एल एंड सो ऑन, ठीक है। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी होती है इनकी 1, एक होती है। क्यों, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इनकी ऑक्टेट हो जाएगी कंप्लीट और ये बन जाएंगे स्टेबल। वैसे ही हमारे एल्कली मेटल्स की भी जो वैलेंसी होती है संयोजकत्मा, जो इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपकी 1 होती है। ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनकी वैलेंसी 2 होती है। वैसे सिमिलरली जो आपकी चैल्कोजन होते हैं उनकी भी वैलेंसी 2 होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि इनको 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, ठीक है। और एटॉमिसिटी अगर बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यूजुअली फ्लोरीन और क्लोरीन ये सब आपके कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक बोल रहा हूँ, डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आपके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब है कि इनकी एटॉमिसिटी जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ अरविंद पारिख इज़ एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तबला, फ्लूट, सितार या फिर सहनाई। तो ये एसोसिएटेड थे आपके सितार से, ऑप्शन नंबर 3। और इनके गुरु थे उस्ताद विलायत खान। कौन, विलायत खान। और कौन कौन से सितार से एसोसिएटेड है आपका, विलायत खान, इमरात खान एंड पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी की अगर बात करें तो इनके रिगार्डिंग हमने क्या क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है कि इनको 5 बार ग्रैमी मिला है। सबसे पहला जो ग्रैमी मिला था फॉर वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था, पहला ग्रैमी इनको मिला था, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बार ग्रैमी इनको मिला है। फर्स्ट फीमेल टू गेट ग्रैमी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट फीमेल कौन थी, तन्वी शाह, ठीक है, तन्वी शाह। बाकी अगर हम और यहाँ पे अगर देखें जो आपके सितार के प्लेयर हैं, विलायत खान, इमरात खान, पंडित रविशंकर, अरविंद पारिख के अलावा आपकी अनुष्का शंकर जो पंडित रविशंकर की बेटी हैं, अनुष्का शंकर, निखिल बैनर्जी, इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। निखिल बैनर्जी, शहीद परवेज़ खान और आपके निशात खान, ठीक है, निशात खान, ये सब आपके सितार के प्लेयर हैं। बात अगर करें फ्लूट प्लेयर, तो तबला की अगर बात करें, तबला के में आपके अल्लाह राखा, ठीक है, इनके बेटे जाकिर हुसैन, ये कौन है, तबला प्लेयर हैं, ठीक है। फ्लूट की अगर बात कर लें तो फ्लूट में कौन कौन से नाम आ जाते हैं आपके, फ्लूट में आ जाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, और दूसरे हैं आपके राकेश चौरसिया, ठीक है, राकेश चौरसिया, और प्रवीण गोडखिंडी, ठीक है, गोडखिंडी। यही पूछेगा 3 नाम अगर पूछेगा, वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में ही पूछता है आपसे, ठीक है। सहनाई से आप जानते हैं कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको कि तीनों इंडिया के हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड्स हैं वो मिल चुके हैं, पद्म
विभूषण, पद्म भूषण और आपका जो भारत रत्न हैं, तीनों मिल चुके हैं इनको, ठीक है। 10 कठिया ऑफ डैश इज़ द ट्राइबल डांस परफॉर्म बाय द 2 मेल्स डिपिक्टिंग द हिस्टोरिक एंड पौराणिक इवेंट्स। तो डैश का 10 कठिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाला 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। कहाँ पे किया जाता है? गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। 10 कठिया। गोवा में हम लोगों ने अभी रिसेंट में जो मैं वाईटी शॉर्ट्स डालता हूँ तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, गोवा में तो इस तरह का हमने कोई डांस नहीं देखा है। गोवा में हमने किस तरह से यहाँ पे डांसेस देखे थे कि कोई लड़की है जिसका नाम है मांडवी, तो मांडवी से हमने मांडो डांस याद किया था। जिसको गोवा जाना है, क्या देखना है? उसको जाना है घोड़े गाड़ी, ठीक है, घोड़े गाड़ी और जैगुआर देखने, ठीक है। तो क्या याद किया था? घोड़े से आपका घोड़े मॉडर्न ही था, ठीक है। गाड़ी से ताल गाड़ी और फुगड़ी, है ना। जैगुआर से जागूर डांस था। पतंग से तरंग मेल था, ठीक है, तरंग मेल था। सो जाओ जाके, अगर आपको याद हो, साओ जाओ, ठीक है। और गांव से गांव डांस, ठीक है। तो ये सारे हमने याद किए थे, कहीं पे भी 10 कठिया नहीं याद किया। और 10 कठिया थोड़ा सा अगर देखें, और ऊपर से यहाँ पे दिया हुआ ट्राइबल डांस, तो ट्राइब्स ज़्यादातर कहाँ पे रिसाइड करते हैं अगर हम देखें तो ट्राइब्स आपकी ओडिशा में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे आप इसको गेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा, ओडिशा इसका सही आंसर है। उड़ीसा के और अगर हम डांसेस देखें तो हमने क्या क्या याद किए थे कि पुआ खाया, दाल खाई और डंडा लेके भाग के नाचा, ठीक है। तो उसी तरह है यहाँ पे, पुआ से था हमारा गोती पुआ, ठीक है, पुआ खाई, दाल खाई से दाल खाई, ठीक है, और डंडा लेके भाग के नाचा, तो डंडा नाच, ठीक है, डंडा नाच और भाग नाच, ठीक है, डंडा नाच, भाग नाच। और ऐसे याद कर लो कि वो घोड़े पे बैठ के नाचा, तो घोड़ा, ठीक है, कौन सा? चैती घोड़ा, चैती घोड़ा भी यहीं का है, ठीक है। पैका, पैका यहाँ पे विद्रोह भी हुआ था, पैका रिवोल्ट, ठीक है, 1817 में। जगबंधु विद्याधर करके एक थे, वो लीडर थे, लेकिन खैर वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और एक और यहाँ पे नोट कर लो, हाँ, घूमरा, ठीक है, घूमरा। ऐसे कर लो, पुआ खाई, दाल खाई, डंडा लेके भाग गया और घूम रहा, ठीक है, डंडा लेके घोड़े पे घूम रहा, ऐसे करके। तो घूम रहा अगर बात करें तो ये आपका काला हांडी डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट हुआ था और वहीं इसको ज़्यादातर किया परफॉर्म किया था, काला हांडी और डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 10 कठिया इज ऑफ ओडिशा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? पहला पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1962, 60, 61 या फिर 1964? फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, तो ये हुए थे आपके ऑप्शन नंबर सेकंड 1960 में। कहाँ पे हुए थे? रोम इटली में हुए थे, ठीक है, रोम इटली में। अब बहुत इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि पहला इवेंट कहाँ पे हुआ था। तो पहले इवेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ओलंपिक्स। ये क्या था आपका? फर्स्ट पैरालंपिक्स 1960 रोम इटली, ये बात हो रही फर्स्ट ओलंपिक्स, ठीक है। आप आई होप जानते होंगे कि पैरालंपिक होते हैं जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं हमारे, उनके लिए होते हैं, ठीक है। अभी तो सेम जगह पे सेम ईयर में होते हैं, बट स्टार्टिंग हुई थी आपके जनरल ओलंपिक से, ठीक है। कहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था? 1896 ग्रीस एथेंस, ठीक है, ग्रीस एथेंस में आपके ये स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट ओलंपिक हो गया, फर्स्ट पैरालंपिक हो गया, फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स, ठीक है, फर्स्ट यूथ ओलंपिक्स कब और कहाँ पे हुए थे? तो यूथ ओलंपिक्स हुए थे 2010 में सिंगापुर में, ठीक है। फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक्स, ठीक है, फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक की अगर बात करें 2012 में हुए थे। कहाँ पे? इंसबर्ग नामक जगह है, इंसबर्ग, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ये तो बात हो रही फर्स्ट विंटर यूथ, लेकिन फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए? फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स ये हुए थे आपके 1924 चैमोनिक्स फ्रांस में, ठीक है, चैमोनिक्स फ्रांस में हुए थे फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स। एंड द लास्ट, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट इसको करते हैं, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे आपके 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में। सबसे पहले फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स ये हुए थे ईयर 2000 में। कहाँ पे हुए थे ये? 2000 में स्कॉटलैंड में हुए थे, ठीक है, स्कॉटलैंड में हुए थे ये। और फर्स्ट एशियन गेम्स कब हुए थे, कहाँ पे हुए थे? तो 1951 में हुए थे, दिल्ली में हुए थे। और इंडिया ने 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट किया, एक तो 1951 में और दूसरा किया था इंडिया ने 1982 में, न्यू दिल्ली में ही हुए थे। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। सारी चीज़ हमने देख ली।
अगले वाले हमारे ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाले हैं? अगले वाले ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों ही पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं, ठीक है। अगले वाले पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। अगले वाले अगर विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ये होने वाले हैं कहाँ पे? मिलान एंड कॉर्टिना इटली में होने वाले हैं अगले वाले जो आपके विंटर ओलंपिक गेम्स है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। के ए नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विद द वॉल्यूशन ऑफ राइट्स अंडर डैश। के ए नजीब बनाम भारत संघ मामला डैश के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। के ए नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल में बात करें ये केस है आपका 2010 का, 2010 का काफ़ी पुराना केस है, जिसको जो अभी 2021 में न्यूज़ में आया था। हुआ ये था कि एक प्रोफेसर थे केरला में, प्रोफेसर थे, उन्होंने पेपर सेट के दौरान पेपर सेट कर रहे थे, उन्होंने एक क्वेश्चन कुछ ऐसा रखा जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी हर्ट हुआ कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ है, ठीक है, जो क्वेश्चन जो सेट किया गया प्रोफेसर के द्वारा। तो नजीब, के ए नजीब और कुछ इसके जो ग्रुप के लोग थे, इन्होंने उस प्रोफेसर का हाथ काट डाला, ठीक है, और बॉम्ब फेंक के मारे। तो उस चक्कर में UAPA लगाया गया इनके खिलाफ, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो एक्ट है 1967 का। जेल में डाला गया। इसके सहपाठियों या फिर इसके जो मित्र वगैरह था जिसमें शामिल थे इस करतूत में, उनको तो रिलीज़ कर दिया गया, बट इसकी सज़ा पे होल्ड लगाया रखा गया और तब से ये जेल में था। इसने काफ़ी बार अपील किया कि अभी तक जब तक प्रूव नहीं हुआ, मतलब जो इसके साथ के हैं उनको तो रिलीज़ किया जा चुका है और अभी तक इस पर मतलब कोई जजमेंट नहीं आई थी कि इसको कितने साल की जेल मिलेगी या फिर क्या कैसा होगा। तो इसने आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू स्पीडी ट्रायल, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, आर्टिकल 1 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसकी बात करता है। बट मैंने आपको बताया था इसमें ढेरों राइट्स छुपे हुए हैं, ढेरों राइट्स भरे हुए हैं। राइट टू स्लीप, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू स्पीडी ट्रायल भी इसमें एक राइट है। तो मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी समझ ना आए कि इसमें से कौन सा आर्टिकल है, कोई आपको आर्टिकल कोई फंडामेंटल राइट दे दे और पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल के तहत है, तो हमेशा गो विद दी आर्टिकल 21 अगर आपने सारे पढ़ रखे हैं उसके बाद। राइट टू स्पीडी ट्रायल, तो उसने बोला कि अभी तो जजमेंट ही नहीं आई है और मैं मतलब 10 साल से जेल में हूँ पिछले, ठीक है, तो इस वजह से वो राइट टू स्पीडी ट्रायल के तहत इसको बेल रिलीज़ की गई बाय दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बाय दी जो उसका जुरिस्डिक्शन होता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, स्पेशल लीव वाला, उसको लेके इसने आर्टिकल 21 के तहत इसको बेल ग्रांट करी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक इसी तरह का क्वेश्चन आपके ये सीजीएल में पूछा गया था, फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एंड दैट वाज स्टेट ऑफ केरला। ये भी अभी रिसेंट का ही केस हुआ था, आगे पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसामा, ठीक है, जोसेफ केस, लिसामना जोसेफ केस, जोसेफ केस, ये किससे रिलेटेड है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है रिलेटेड पर्सन विथ डिसेबिलिटी से, PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटी से रिलेटेड केस है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, दैट इज़ कि यहाँ पे गुजरात के फोक डांसेस यहाँ पे आप याद कर सकते हैं जो अभी एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, दैट इज़ टिप्पणी, ठीक है, भवई, गरबा, डांडिया तो सब आपको पता ही होंगे, ठीक है, गरबा, डांडिया। बट ये जो है ना टिप्पणी और भवई, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अभी रिसेंट में पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है, टिप्पणी एंड भवई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। पठान्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट अंडर हुज लीडरशिप। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो रेड शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था, किसके नेतृत्व में, अंसारी, मोहानी, गफ़ार खान या फिर मोहम्मद अली। सही आंसर आपको पता है बिकॉज हम लोग पढ़ चुके हैं कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो CDM लॉन्च किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया था, जहाँ पे उन्होंने साबरमती से लेके डांडी तक मार्च निकाला था अलॉन्ग विद 78 डेलीगेट्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 385 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। वो CDM लॉन्च किया था इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह के थ्रू, जहाँ पे इन्होंने सॉल्ट लिया था हाथ में और ये इन्होंने मार्च निकाला था। सॉल्ट लॉ को वॉयलेट किया था। सॉल्ट को क्यों चुना था, बिकॉज सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब अमीर हर कोई यूज़ करता था और सॉल्ट पे प्रोहिबिशन लगा रखा था कि मैन्युफैक्चर पे किसने, अंग्रेज़ों ने, तो इसलिए सॉल्ट को चुना, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब उसी CDM को NWFP रीजन में यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में
खान अब्दुल गफ़ार खान ने लीड किया विद हिज खुदाई सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार। रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया। इनको हम फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और ही इज़ दी वन ऑफ द 2 नॉन इंडियंस जिनको भारत रत्न मिला है अलॉन्ग विथ नेल्सन मंडेला। NWFP से हमें और भी कुछ याद आना चाहिए। वो हमें याद ये आना चाहिए कि ये है इंडिया हमारा, यहाँ पे आया था ज़मींदारी बंगाल 1793 कॉर्नवालिस। फिर यहाँ पे आया था हमारा रैयतवाड़ी जो कि मद्रास वाली प्रोविंस से आया था, बॉम्बे एंड मद्रास। रैयतवाड़ी से याद आना चाहिए आपको क्या, कौन सा सिस्टम था आपका, कौन सा थ्योरी ऑफ रेंट था, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट कौन लाया 1820 में, मुनरो रीड लेके आए। और NWFP में फिर हमारा गया था महालवाड़ी। तो NWFP से आपको महालवाड़ी याद आना चाहिए, 1822 में होल्ट मैकेंजी इसको लाया था। ठीक है, अब यहाँ पे बैक टू दिस क्वेश्चन, बात अगर करें, ये है मुख्तार अहमद अंसारी इनका नाम है। ठीक है, और ये हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने ही इनकलाब, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हसरत मोहानी ने, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। सी नंबर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट, पार्ट नंबर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ट्रांसफ़र ऑफ जो जजेस होता है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है बाई द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई, या फिर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो गई, या फिर हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफ़र हो गया, सारा काम प्रेसिडेंट करता है और वो कॉलेजियम के एडवाइस से करता है। कॉलेजियम से हमें याद आना चाहिए जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस। एक्चुअल में जो आपका कॉलेजियम सिस्टम है, ये होता क्या है कि प्रेसिडेंट की अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं चलेगी कि जिसको मनाया उसको जज बना दिया, अपॉइंट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। वो कुछ ग्रुप ऑफ जजेस की रिकमेंडेशन लेगा और उसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। ये जजेस केस में इन्वॉल्व हुआ था, खासकर जो सेकंड जजेस केस हुआ था वहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ। फिर हमने देखा था कि किस तरह से 99th अमेंडमेंट कर किया पार्लियामेंट ने और इस कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करी ताकि वो अपने मनचाहे लोगों को बिठा सके जज की पोजीशन पे। लेकिन फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक, बाय द 4th जजेस केस। और इसने जो एक बॉडी भी बनाई थी NJAC की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये अपॉइंटमेंट करेगा जजेस की, इसको भी इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और NJAC को फिर से रिस्टोर कर दिया। हाई कोर्ट से हमें याद आना चाहिए कि ओनली यूटी विद अ हाई कोर्ट कौन सी है, ओनली यूटी विद अ हाई कोर्ट कौन सी है। देश का पहला हाई कोर्ट कौन था, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, और टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अभी करंट में कितने हैं, और हाई कोर्ट शेयर हो सकते हैं ऐसा किस अमेंडमेंट ने बोला था। तो बात अगर करें ओनली यूटी विद द हाई कोर्ट इज़ दिल्ली। फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इन 1862, 2 जुलाई 1862 को कैलकाटा में सेटअप किया गया था इसको। और 1862 में ही बॉम्बे और मद्रास में भी किया गया था, बट उनको थोड़ा सा बाद में किया गया था। सबसे पहले की अगर बात आएगी कैलकाटा होगा, तो बॉम्बे और मद्रास को भी 1862 में ही किया गया था। लेकिन जो आपकी इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसको सेटअप किया गया था 1866 में। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की अगर बात करें 25 हैं। हाई कोर्ट शेयर हो सकती हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बोला था, जैसे कि लक्षद्वीप अपना शेयर करता है केरला के साथ, कोची जो आपका हाई कोर्ट है, फिर अंडमान निकोबार कैलकाटा हाई कोर्ट, पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट, दादरा नगर हवेली और जो आपका गोवा है वो आपका महाराष्ट्र हाई कोर्ट से शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान इस चीज़ का रखना है, अभी मैंने बोला कि हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफ़र है, सब प्रेसिडेंट करेगा। इनको हटाने का भी काम प्रेसिडेंट ही करेगा, बट इनको ओथ दिलाने का काम कौन करता है, ओथ इनको शपथ दिलाएगा कौन, गवर्नर दिलाएगा। तो सारा काम तो प्रेसिडेंट करता है, बस शपथ आके गवर्नर दिला देते हैं। क्लियर है? जरा ये बताइए, अगर इनको रेजिग्नेशन लेटर देना है, इनको रिज़ाइन करना है, तो वो किसको देंगे ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज देयर नो चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस ऑफ इंडिया। तो लगातार किन 2 वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था, किन 2 ईयर्स में।
तो ये कोविड वाले हमारे ईयर्स थे। अब 2019 में तो जस्ट एंटर ही किया था 2019 में, अगर आप याद करो तो मार्च अप्रैल के अराउंड ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था फैलना, फिर 2020 में फैला। लेकिन एक्चुअल में जब चीफ गेस्ट कोई 2 साल नहीं है, दैट वाज 2021 और 22 में कोई चीफ गेस्ट नहीं आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10th नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1875। 1875 में बॉम्बे में इनमें से कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था? अलीगढ़ मूवमेंट, नाम ही अलीगढ़ है, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज और या फिर आर्य समाज। तो ब्रह्मो समाज अगर हम देखें तो 1828 राजा राम मोहन रॉय मतलब कैलकाटा में ये सेटअप हुआ था, मतलब कि वेस्ट बंगाल में। सत्यशोधक समाज, आर्य समाज। सत्यशोधक समाज की अगर बात करें 1873 ज्योतिबा फुले, फिर ज्योतिराव फुले, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। बट ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ 1875, ये तो 1873 में, आंसर यहाँ पे ऑप्शन में फोर्थ होगा आर्य समाज। अलीगढ़ मूवमेंट भी 1875 में ही हुआ था, बट इन अलीगढ़ ये सर सैयद अहमद खान इसको स्टार्ट किया था, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट को। और इन्होंने ही 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सेटअप किया था, जो बाद में 1920 में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाती है। आर्य समाज की अगर बात करें, पहली यूनिट इसकी बॉम्बे में सेटअप होती है, बट बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया जाता है लाहौर में। कौन इसके फाउंडर थे आप जानते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, काफ़ी बार पढ़ चुके इनके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने वेदास को इनफैलिबल बताया था, इनफैलिबल मतलब विदाउट एनी एरर, और इसी वजह से बोला था गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस। पुराण्स को क्रिटिसाइज़ किया था, नहीं पुराण्स को बेकार मानते थे ये। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बुक लिखी, दैट वाज सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली यूनिट तो आर्य समाज की बॉम्बे में सेटअप हुई, बट बाद में इसके हेडक्वार्टर्स लाहौर में शिफ्ट हो गए। डैश इज़ द प्रोसेस। और बाकी ब्रह्मो समाज में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया, 1828 में ब्रह्मो समाज का, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इसको इसके साथ मर्ज किया ब्रह्मो समाज के साथ। फिर आदि ब्रह्मो समाज लेके निकल गए कब? 1866 में। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, इसलिए, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने संबत कामदी, मिरातुल अखबार, गिफ्ट टू मोनोथिज्म और परसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक किताबें लिखी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th नंबर पे, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स when exposed to air, light, moisture और bacterial action that spoils food। डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण और अपूर्ण ऑक्सीकरण या हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया है। रैंसिडिफिकेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन या फिर ऑटो रिडक्शन। सही आंसर होगा रैंसिडिफिकेशन। किसी चीज़ का बासी होना, वो एक किस तरह की रिएक्शन होती है? ये होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी हाई चांसेस। रैंसिडिफिकेशन हो गया आपका जो जंग लगता है, कोरोजन, ये सब आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होते हैं। इसी रैंसिडिफिकेशन की वजह से जो चिप्स पैकेट होते हैं उसमें हम O2 को नहीं भरते हैं, बिकॉज उसमें जो फैट्स प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीडाइज कर देगा ये O2। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन को फिल करते हैं, ना कि ऑक्सीजन को, नहीं तो वो फिर बासी हो जाएंगे या फिर अजीब सा स्मेल करेंगे ड्यू टू रैंसिडिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेड बाय द म्यूजिशियन सच एज शाकूर खान एंड पंडित राम नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शाकूर खान और पंडित राम नारायण जी के द्वारा बजाया जाता था? तो ऑप्शन है आपके वीणा, सहनाई, गिटार या फिर सारंगी। तो अगर सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 होगा सारंगी। सारंगी की अगर बात करें तो कुछ और है नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अब्दुल लतीफ़ खान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लतीफ़ खान, सुल्तान खान, ध्रुबा घोष, ठीक है, ध्रुबा घोष, उस्ताद फयाज खान, ठीक है। ये सारे आपके रिलेटेड हैं किससे? सारंगी से। बात अगर करें सहनाई की, तो सहनाई से तो आप जानते ही, अभी हमने देखा, एक तो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हुए, उनके अलावा अनंत लाल, ठीक है, अनंत लाल नाम याद रखिएगा, एस बल्लेश याद रखिएगा, ठीक है, रघुनाथ प्रसन्ना याद रखिएगा, रघुनाथ प्रसन्ना, ठीक है। और वीणा से आपका एक ही नाम पूछा जाता है, दैट इज़ असद अली खान,
असद अली खान, एक ही नाम आपका पूछा जाता है एंड दैट इज़ ये, ठीक है, वी ना हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपको याद रखना है शाकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी से हैं। 13th नंबर है, द जाफू रेंज विच इज़ 3014 मीटर्स हाई इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। 3014 मीटर ऊंची जफू श्रेणी किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, नागालैंड या फिर अरुणाचल। तो जो जाफू रेंज है ये आप लोग, अब देखो असम में हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन सी हिल्स, मिकिर, ठीक है, रेगमा, ठीक है, मेघालय में भी मैं आपको इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, गारो, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन कहीं पे भी जफ्फू रेंज करके क्या जिक्र हुआ हम लोगों का? नहीं हुआ। तो गारो, खासी, जयंतिया हमने क्या देखा था? गारो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? वंगाला, जिसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं। खासी की अगर बात करें कौन सा? नोंगक्रेम फेस्टिवल। जयंतिया की अगर बात करें बेहदीन खलाम फेस्टिवल, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में भी अगर देखो तो हम लोगों ने पढ़े हैं कौन कौन सी, डाफला, मीरी, अबोय, मीशमी, नीशी, ये सारी हम लोग की, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है जाफू रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? एक माउंटेन्स का एक पूरा रेंज, ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, दैट इज़ कॉल्ड, जैसे हम हिमालयन रेंज बोलते हैं, एक्चुअल में हिमालय का ही पार्ट है। और हिमालय की एक रेंज है बरेल रेंज, जो आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी, उसी का पार्ट है ये, उसी बरेल रेंज का पार्ट है जो कि आपको नागालैंड में देखने को मिलती है, ठीक है। नागालैंड से आपको क्या याद आना चाहिए? नागालैंड से याद आना चाहिए आपको एक फेस्टिवल एंड दैट इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है। जो हमारा गारो, इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। नागालैंड में ही एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज सेंक्रेनी। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखिएगा, सेंक्रेनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14th नंबर, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डैश अमेंडमेंट। तो मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में डैश संशोधन से जोड़ा गया था। तो ये आखिरी बार है जब हम कोई फंडामेंटल ड्यूटी का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज इसके बाद, क्योंकि पहले भी हम लोग कर चुके हैं और इसके बाद अब नहीं करने वाले, बिकॉज पूरी सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ये नहीं थी जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, दैट इज़ ऑन 26 नवंबर 1949। इसके बाद इनको जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट से, जब एक कमेटी का गठन किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, तो उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे 42nd अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। बट ऐसा नहीं कि सरदार स्वर्ण सिंह ने जो की रिकमेंडेशंस दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, वो सारी ही जोड़ ली गई। कुछ जोड़ी गई, कुछ गवर्नमेंट ने अपने आप से ऐड की, और टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। बट करंट में 11 है, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा है सबसे लास्ट वाली, वो है आपकी जो गार्जियंस को ये ड्यूटी देता है कि अपने 6 to 14 ईयर्स तक एज के जो स्टूडेंट, जो अपने उनके वार्ड हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और इसको जोड़ा गया था अलग से 86th अमेंडमेंट करके इन द ईयर 2002। सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेंट इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर 51A, भाग नंबर 4 का और अनुच्छेद नंबर 51 का में आपके सारे मौलिक कर्तव्य कंटेंड हैं। फिर हम लोगों ने इसको याद करने की ट्रिक भी देखी थी, कैसे याद किया था हम लोगों ने। सबसे पहले हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी? दैट वाज, देखो 51A में है सारी। 51A सब क्लॉज ए क्या बोलता है? टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। तो ए से था आपका अबाइड, हम लोगों ने याद किया था अबाइड, या फिर इस तरह से याद कर लो कि इसमें नेशनल एंथम के बारे में, ठीक है। तो 51A के बारे में टू अबाइड या फिर एंथम, ये कीवर्ड बस आपको अगर याद होंगे आप आराम से कर लेंगे, बिकॉज वो स्पेसिफिकली पूछता है कि सी में क्या है, डी में क्या है, या फिर ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। वो सिर्फ 51A नहीं देगा, 51A सब क्लॉज सी, डी, ये सब भी आपको देगा। बी से अगर बात करें तो बी से हम लोगों ने भगत सिंह याद किया था, और भगत सिंह के साथ क्या था कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, ठीक है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, ये हम लोगों ने याद किया था। सी से क्या याद किया था हम लोगों ने? सी से याद किया था कि सी यानी थर्ड नंबर में 3 चीज़ें दी हुई हैं, एंड दैट इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी 51A सब क्लॉज सी में। डी से अगर बात करें, यानी कि जो चौथी नंबर की आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है आपकी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो डी से हो जाएगा आपका डिफेंड। ई यानी कि किसकी बात करता है? इक्वालिटी की। इक्वालिटी मतलब ये है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। टू प्रमोट हार्मनी यानी कि भाईचारा बढ़ाना है, इक्वालिटी बढ़ानी, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। और इसमें दूसरा क्या था? दूसरा कंपोनेंट इसका ये था टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। एफ से अगर बात करें तो एफ से फोर्थ था,
फोर्थ से क्या किया था, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कॉम्पोजिट कल्चर, रिच हेरिटेज और कॉम्पोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, एफ से फोर्थ। जी से ग्रीनरी, ग्रीनरी से क्या किया था कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और ये एक ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी भी है और एक डीपीएसपी भी है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है इनमें से क्या, एक एफडीबी और एक डीपीएसपी भी है। तो टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी के तहत, और एक डीपीएसपी है अंडर विच आर्टिकल 48A, जिसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, एच की बात करें, FGH, एच से अगर बात करें तो एच से था हार्मनी। ठीक है, एच से था, सॉरी हार्मनी बोल रहा हूँ, हार्मनी तो हो चुका है, ह्यूमनिज्म, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, और ह्यूमनिज्म डेवलप करना है, साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म डेवलप करना है। आई से हम लोगों ने क्या किया था, एन आई फॉर एन आई मेक्स विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया था गांधी जी ने। गांधी जी किस लिए जाने जाते हैं, नॉन वायलेंस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुँचानी है, और एब्जॉर करना है वॉयलेंस को, यानी एब्जॉर करना है वॉयलेंस को, मतलब कि वॉयलेंस को त्यागना है। ठीक है, जे से हम लोगों ने जडेजा या फिर जड्डू को याद किया था कि जडेजा जिस तरह हमारे अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं और टीम वर्क में बिलीव करते हैं, तो उसी से हम लोगों ने याद किया था कि टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। ठीक है, यानी एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। ठीक है, इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, ये हम लोगों ने जे से याद किया था। और के आप फाइनली जानते हो, जहाँ पे 6 to 14 ईयर के जो एज के स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ऐसा उनके गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ये आपके नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं, और ये सिर्फ मिले हुए हैं सिटीजन्स को। अनलाइक जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो अगर 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ दिया जाए, जो कि सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं, उसके अलावा सारे सिटीजन के अलावा फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स को ही दी गई है। व्हेन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाई ब्रिंगिंग आउट चेंजेस इन दी होम गवर्नमेंट, गृह सरकार में परिवर्तन लाकर भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया, 1858, 1857, 1833 या फिर 1813। तो ये हमारे डिफरेंट एक्ट आए थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, सबसे पहला एक्ट था। इसने सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा स्टैब्लिश करने की बात कही थी। इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी। फिर हमारा 1784 में आया था क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर नामक एक बॉडी इस्टेब्लिश करी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए होता था वो तो पहले से ही था, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी यहाँ पे उसने सेटअप किया पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, जो 1784 में आया था। देन 1813 में हमने पढ़ा 1813 में क्या हुआ, 1813 में ये हुआ कि 1 लाख रुपए सेट असाइड किए गए इंडिया में एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा गया क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, एंड यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को ऑलमोस्ट एंड कर दिया गया, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना। ट्रेड इन टी और ट्रेड इन चाइना बस बचा रहा और सारे कमर्शियल फंक्शंस खत्म हो गए। और 1833 में तो वो बचा कुचा भी खत्म हो गया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बन गई प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि कॉमर्शियल फंक्शंस तो बचे नहीं, अब उसके पास ट्रेड वगैरह तो कुछ कर नहीं सकता था, तो बस ये एक अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी थी। 1833 ने क्या किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए याद करिए, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है 1773 में। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जाके बनता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग। अब गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिक बना, ठीक है, विलियम बेंटिक बना था। 1857 आपको पता है होता है रिवोल्ट, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था, वीडी सावरकर ने। उसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो सत्ते में आ जाती है और 1858 में एक एक्ट लाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको कि हम बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से। क्वींस प्रोक्लेमेशन में क्या चीज़ें कंटेंट थी, एक तो 1858 से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्राउन रूल होगा, यानी कि डायरेक्टली एक तरह से सरकार, अब यहाँ पे ब्रिटेन की सरकार रूल करेगी, डायरेक्ट क्राउन रूल होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल की पोजीशन को यहाँ पे ख़त्म किया गया और उसको रिप्लेस किया एक तरह से वॉइस रॉय से, ठीक है।
और उस समय वॉइस रॉय कौन बना पहला? ये बना आपका कैनिंग, क्योंकि जो आपका 1857 का रिवोल्ट है वो इसी के टाइम पे हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पदवी क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसको डिपेंडेंट बनाया गया, आंसरेबल बनाया गया टू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई और नहीं बल्कि एक एमपी था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल दी गई। और फिर हम बाद में जाके देखते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन है ये 1947 के एक्ट से ख़त्म की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1858। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस। द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा इज, तो मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्निर्मित के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? करिए। मुद्रा वैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने मुद्रा के बारे में नहीं पढ़ा, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं ही लेके चलता हूँ आपको, और उसी में कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ जिसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वैसे मैं बताना चाह तो नहीं रहा था यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ लोग फिर थोड़ा सा उनका ईगो हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि देखिए आप में से काफ़ी लोग क्या होते हैं कि पूरे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करते हैं काफ़ी लोग। ठीक है, कि 25 से 25 चाहे आए चाहे ना आए। ठीक है, कुछ लोगों का एकदम फंडा क्लियर होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं आता तो मैं कैसे करूँगा? सिमिलर ऑप्शन वाली मैं कुछ ट्रिक यहाँ पे यूज़ करूँगा। सिमिलर ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो एम 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 एम। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लेटर पे जाऊँ एम, अब मुझे पता है इस बात को कोई नॉलेज से अगर देखें तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट लेना है तो कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एम 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 है 3। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने इसको एलिमिनेट किया। अब यहाँ पे देखिए पी टी वी वी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एलिमिनेट हो गया तो उसको देखना नहीं है, उसको भी आपको देख के चलना है यहाँ पे। तो पी टी वी वी। ठीक है, सिमिलैरिटी अभी आपको कहाँ पे मिल रही है? वी और वी में। तो अगर हम देखें तो दोनों वाला यानी कि पहला लेटर और दूसरा लेटर देखने में जो कॉमन, दोनों में जो कॉमन आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड। और देखिए ऑप्शन थर्ड ही इसका सही आंसर है। अब मुझे पता है कुछ लोग तुरंत रोने लगेंगे, अरे ये तो इसका क्या लॉजिक हुआ? ठीक है, बिल्कुल लॉजिक है इसका। ठीक है, तो इस वजह से रोना नहीं है, इस ट्रिक का इसमें यूज़ करो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करते हो नहीं करते हो, बट इस क्वेश्चन पे उस चीज़ को अटैम्प्ट करके देखिए। ये क्वेश्चन भी आपका सीजीएल में पूछा गया इसी बार। तो देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते नहीं है आता हम लोग को, वैसे तो हम लोगों ने मुद्रा का फुल फॉर्म और मुद्रा के रिगार्डिंग सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि मुद्रा एक क्या है। ठीक है, जो हमारे नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन कॉर्पोरेट यानी कि नॉन फार्म और नॉन जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उनको लोन देने की स्कीम है। ये 3 तरह का आपका इसमें लोन होता है, वो भी हम देखेंगे। बट मान लेते हैं, चलो पहले वही देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक इसके रिगार्डिंग पढ़ा है। इसको लॉन्च किया गया था ईयर 2015 में, 2015 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 तरह के लोन होते हैं और लोन भी आपके इसमें कोलेट्रल फ्री लोन होते हैं। कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब होता है कि इसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता है। 3 तरह के लोन है इसमें, शिशु, किशोर एंड तरुण। ये 3 तरह के लोन होते हैं। शिशु में अगर बात करें तो अंडर 50,000 यानी कि 50,000 से कम तक का लोन लेना है तो शिशु के तहत तो आप लेंगे। 50,000 से अगर आप 50,000 से लेकर अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो वो किशोर के तहत, और अगर 5 लाख से ज़्यादा का लेते हैं, 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, तो वो तरुण के तहत। कोलेट्रल फ्री लोन होता है, बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको फुल फॉर्म नहीं आती तो कैसे करेंगे? माइक्रो, माइक्रो, मीडियम, माइक्रो। तो माइक्रो कॉमन लग रहा है तो इसको मैं थर्ड को एलिमिनेट करूँगा। यूनिट, अर्बन, यूनिट फाइनेंस। क्या मुझे कॉमन लग रहा है? यूनिट। ठीक है, यूनिट। थर्ड तो पहले एलिमिनेट हो चुका है, फर्स्ट, और यही इसका आंसर है। मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन चेंज नहीं किए हैं, वैसे एग्जैक्टली वही ऑप्शन है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा। बस कोई रोएगा नहीं कि ये क्या हुआ, ये कौन सी ट्रिक है। ठीक है, अब मन है तो यूज़ करो, नहीं मन है तो आपको कोई मैंडेशन नहीं, बाकी नॉलेज तो हम लोग गेन कर ही रहे हैं। ठीक है, 17th, इन दी हायर लैटिट्यूड 50 to 70 ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें भी क्या कहा जाता है? फेल्ट, टुंड्रा, टाइगा या फिर लाइनोस। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 50 to 70, 0 डिग्री हमारा ये हो गया लैटिट्यूड, दैट इज़ इक्वेटर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है हमारा क्या? ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये बात कर रहा है रफली अगर हम देखें तो 50 डिग्री से लेके ये 70 डिग्री तक की यहाँ की बात कर रहा है। फेल्ट की अगर बात करें, ये तो ग्रास लैंड हम लोगों ने पढ़े थे, घास के मैदान पढ़े थे। याद करिए हमने घास के मैदान पढ़े थे कि ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होते हैं, ठीक है, और टेम्परेट ग्रास लैंड होते हैं। तो ये टेम्परेट ग्रास लैंड में आ रहा था। कहाँ आपके हैं ये ग्रास लैंड? साउथ अफ्रीका के हैं। उसी तरह लानोस पे अगर देखें तो वेनेजुएला के ग्रास लैंड है। वेनेजुएला के क्या है? ग्रास लैंड है। टाइगा और टुंड्रा,
टैगा एंड टुंड्रा। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो आप रीजन देख पा रहे हैं ये कहलाता है टैगा, या फिर इसी को हम बोरियल बायोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरियल बायोम। इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक्सट्रीम्स में, ये जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ दिस थिंग, इसको बोलते हैं टुंड्रा। इसको क्या बोलते हैं? टुंड्रा। टुंड्रा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो होता है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वेजिटेशन यहाँ पे ना के बराबर होता है, वेजिटेशन यहाँ पे ना के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो हमारा, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये हमारा इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, राइट? टॉरिड जोन बोलते हैं। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री साउथ है, इसको एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। तो ये हमारा टेम्परेट जोन, शीतोष्ण क्षेत्र है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? टॉरिड जोन, उष्णकटिबंध, टॉरिड जोन। और यहीं जो टॉरिड जोन में ही आपको देखने को मिलेंगे, टॉरिड जोन में ही आपको देखने को मिलेंगे डोल्ड्रम्स, ठीक है। यहीं पे आपको डोल्ड्रम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। डोल्ड्रम क्या है? वही आपका 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक के बीच के जो इक्वेटर होता है उसको डोल्ड्रम बोलते हैं। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ITCZ भी। ITCZ क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो मिलती हैं। डोल्ड्रम्स आपका देना चाहिए हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिनको अश्व अक्षांश बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड रफली आपको अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका जो 30 डिग्री साउथ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है, जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये जो 50 to 70 डिग्री हम बोल सकते हैं वो टाइगा है, 70 to 90 डिग्री टुंड्रा है। टाइगा एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है अनटच्ड, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, फिर जिसको छुआ नहीं गया है, ठीक है। टाइगा अगर बायो में अगर बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ जो वेजिटेशन है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पेड़, ठीक है, और सॉरी पेड़ बोल रहा हूँ, चिर, पाइन, सिडार, ठीक है, चिर, पाइन, सिडार, देवदर, ठीक है। ज़रा ये बताइए देवदर हम लोगों का किस फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम में आता है? तो हम लोगों ने क्या याद किया था, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने इस तरह से इसको याद किया था कि देवदास पी रहा है जिम में, ठीक है। तो देवदास पी रहा है जिम में, तो जिम से हम लोगों ने याद किया था जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये क्या होता है? आपका जिम्नोस्पर्म होता है, देवदर, और आपका एक होता है पाइन या फिर पाइनस। ये आपके होते हैं कैसे? जिम्नोस्पर्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। ग्रासलैंड्स को जल्दी से देख लेते हैं। ग्रासलैंड्स हमने और कौन कौन से देखे हैं? ग्रासलैंड्स हमने देखे हैं डाउन्स कहाँ पे बोले जाते हैं, प्रेरीज कहाँ के ग्रासलैंड्स हैं, स्टेपीज कहाँ के ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, पुश्ताज कहाँ के ग्रासलैंड्स हैं, जल्दी से। तो अगर हम बात करें डाउन्स कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया। प्रेरीज हैं आपके नॉर्थ अमेरिका, जिनको वीट ग्रासलैंड्स के नाम से जानता, सॉरी वीट ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती हैं, वीट ग्रेनरीज। स्टेपीज अगर बात करें तो एशिया में, ठीक है, जो आपका ये रशिया वाला रीजन है वहाँ पे। पुश्ताज अगर बात करें हंगरी में, ठीक है। और ब्राज़ील में किस नाम से जाने जाते हैं? ब्राज़ील में इनको कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। कैसे याद किया था? BC, ठीक है, कंपोज। और सवाना कहाँ पे है? ये सवाना आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो कि आपको देखने को मिलते हैं अफ्रीका में। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से, ठीक है, बिग गेम कंट्रीज़, बिकॉज यहाँ पे पोचिंग बहुत होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18th। द शैलेंद्र किंग्स हु फाउंडेड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया इन द 8th century AD वर द फॉलोअर्स ऑफ डैश। 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा डैश के अनुयायी थे। शैविज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म या फिर हिंदुइज्म। शैलेंद्र किंग्स, तो ये एक्चुअल में इंडियनाइज्ड ये एक डायनेस्टी थी जो इंडोनेशिया में सेटअप हुई थी। तो थोड़ा सा मान क्या लेते हैं, जनरली लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। शैलेंद्र किंग्स के बारे में कौन नहीं पढ़ता कि इंडोनेशिया में कौन सी डायनेस्टी थी, उस तरह से। अब पहली बात तो ये एक हिंट है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैनिज़्म इंडिया के बाहर नहीं गया। जैनिज़्म का आपने पढ़ा, इंडिया के बाहर नहीं गया, एलिमिनेट कर सकते हैं। हिंदुइज़्म होता तो पूछता ही क्यों? ये सिंपल आंसर इन दोनों में से होगा। अब साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, साउथ ईस्ट एशिया वही इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे कौन सा धर्म चलता है? बुद्धिज़्म। सिंपल आप एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे कीवर्ड है, और थोड़ा सा एलिमिनेशन से कि जैनिज़्म तो इंडिया के बाहर नहीं गया। हिंदुइज़्म होता तो पूछता ही क्यों? शैविज़्म की अगर बात करें तो शैविज़्म भी इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। बुद्धिज़्म ही था जो ये चाइना, अगर हम देखें इतना सारा स्प्रेड हुआ, चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे सब, ठीक है।
तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। वैसे तो अगर हम देखें तो इंडोनेशिया में जो सबसे ज़्यादा जो रिलीजन है वो है आपका क्या, इस्लाम धर्म। सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पीपल रहते हैं वो इंडोनेशिया में ही रहते हैं, उसके बाद इंडिया में। ठीक है, 19th नंबर क्वेश्चन है, बिफोर द राइज ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम द इंडियन एक्सपोर्ट्स कंसिस्टेड चीफली ऑफ मैन्युफैक्चर्स लाइक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, लाइट मशीनरी या फिर कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। आधुनिक प्रौद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात के में मुख्य रूप से डैश जैसे विनिर्माण शामिल थे। अब ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप कहीं पढ़ते नहीं हैं, बट वहीं पे आपको ये क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं थोड़ा सा अपने लॉजिक से। बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम, जब मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम राइज नहीं किया था उससे पहले इंडिया में जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी उसमें मेनली क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो आप खुद ही सोचिए, अभी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ तो ना तो केमिकल, ना तो इलेक्ट्रिसिटी, ना तो कोई लाइट की मशीनरी। वही जो बेसिक हमारा एक तरह से ये किस में आता है, ये प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है। तो जो प्राइमरी सेक्टर में आता है उसी को ही ना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स अभी तक हमारा, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम यानी कि सेकेंडरी सिस्टम अभी तरह से अगर देखें तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था। तो जो प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं उनको हम बेच रहे होंगे। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है आपका, प्राइमरी सेक्टर में आपका आता है एग्रीकल्चर, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है उनको हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका कहलाया जाता है सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी सेक्टर में आता है आपका सर्विसेज वगैरह। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में आपका आता है सर्विसेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 20th, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 62, 72, 78 या फिर 82। तो फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस की अगर बात करें तो इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स थे। 78 डेलीगेट्स तो गांधी जी के दांडी मार्च में थे। कांग्रेस के फर्स्ट सेशन की अगर बात करें कहाँ पे, 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहला सेशन किसने प्रेसाइड किया, वोमेश चंद्र बैनर्जी ने। ठीक, अब ये तो चीज़ें हैं, ठीक है। और हाँ, डफरिन इस समय पे वॉइस रॉय था। डफरिन ने कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था डफरिन ने। और यहाँ पे कुछ थ्योरीज भी आई थी जैसे कि सेफ्टी वॉल थ्योरी रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, सेफ्टी वॉल थ्योरी एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो ये किसने दी थी, जरा रिकॉल करिए। कांग्रेस की अगर बात करें किसने इसके का गठन किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है जरा कमेंट में बताएंगे आप लोग, ये था। और सेफ्टी वॉल थ्योरी आपकी दी थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने थ्योरी दी थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की अगर बात करें आरपी दत्त ने थ्योरी दी थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस से अगर हम बात करें फिर कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन, जैसे कि कांग्रेस के किस सेशन में सबसे पहले नेशनल एंथम गाया गया, नेशनल एंथम कब सिंग किया गया, यानी कि जन गण मन। नेशनल सॉन्ग दैट इज़ वंदे मातरम कब सिंग किया गया। फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट इसकी फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी ये बताइए ज़रा, और किस सेशन में उन्होंने प्रेसाइड किया। तो जो नेशनल एंथम है सबसे पहले वो गाया गया आपका ये आपका गया 1911 में, जो कि कैलकाटा में हुआ था आपका। ठीक है, कैलकाटा में हुआ था। सॉन्ग की अगर बात करें 1896, अगेन कैलकाटा में हुआ था। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट 1917 एनी बेसेंट, जो अगेन कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम, फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तीनों कैलकाटा में हुए। और 1917 का जो सेशन हुआ था ये इसको एनी बेसेंट ने प्रेसाइड किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने। इससे पहले कौन सा सेशन हुआ था आपको पता है, 1916 में लखनऊ में, जहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने उसमें जॉइंट डिमांड रखी थी, किससे, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको। और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था, तो इसको अगर बात करें अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को, इन दोनों को अडॉप्ट किया गया था। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया था मई 1949 में। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। और हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इलेक्ट किया था राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसी दिन 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन इसकी लास्ट सिटिंग भी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और कुछ यहाँ पे, हाँ, फर्स्ट इंडियन फीमेल अगर बात करें, फर्स्ट इंडियन फीमेल, तो फर्स्ट इंडियन फीमेल हमारी थी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये थी हमारी कौन, सरोजनी नायडू। कौन सा सेशन इन्होंने प्रेसाइड किया था सरोजनी नायडू की अगर बात करें, तो इन्होंने प्रेसाइड किया था 1925 का 1925 का जो कानपुर में सेशन हुआ था। 1924 का गांधी जी ने किया था जो बेलगांव में हुआ था, और इट इज़ दी ओनली सेशन जिसमें गांधी जी ने जिसको प्रेसाइड किया था।
दादा भाई नौरोजी ने 3 बार प्रेसाइड किया था। 1906 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था इंपॉर्टेंट था, जिसमें स्वराज और बॉयकॉट और जो नेशनल एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन पास किए गए थे। 1906 का जो कलकत्ता का सेशन था, जिसको कि प्रेसाइड किसने किया था, हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी। फर्स्ट अगर मुस्लिम की बात करें तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट अगर अंग्रेज यानी फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट की अगर बात करें, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट की बात करें तो ये था आपका जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अंबुबाची मेला, दैट इज अंबुबाची फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? दक्षिणेश्वर काली, बिल्लेश्वर, भुवनेश्वरी या फिर कामाख्या। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, वैसे तो आसान क्वेश्चन, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है ये वेस्ट बंगाल में, बिल्लेश्वर आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। भुवनेश्वरी, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ेगा, आप उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। आंसर हो गया यहाँ पे कामाख्या, जो कहाँ पे है, असम में है, ठीक है, गुवाहाटी में, ठीक है। तो कामाख्या टेम्पल में आपका सेलिब्रेट किया था अंबुबाची फेस्टिवल। और इससे हमें फेस्टिवल याद आने चाहिए असम के, किस तरह से हम लोगों ने याद किए थे कि असम की एक बहू थी जिसने कि अपने बाई को, ठीक है, अपने बाई को पटक पटक के मारा था, ठीक है, पटक पटक के मारा था, क्योंकि उसने उसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने नहीं जाने दिया था। तो बिहू से बहू से बिहू हो गया था हम लोग के। 3 तरह के बिहू हम लोग ने देखे, बोहाग बिहू, रंगाली बिहू, बोहाग बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू। तो बोहाग आपका क्या होता है, बोहाग आपका न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। काटी बिहू आपका हार्वेस्ट के टाइम पे, अक्टूबर के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर माघ बिहू की बात करें, जनवरी के टाइम पे। तो जो बोहाग बिहू है, न्यू ईयर, उसको चैत्र के महीने यानी अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। बाईको से बाईको फेस्टिवल, पेटकाई से देहंग पेटकाई फेस्टिवल, अली से अली अलीगांग फेस्टिवल, अब्बू से अम्बुबाची मेला और मजूली से मजूली फेस्टिवल। मजूली आइलैंड की अगर बात करें तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। अच्छा, मेल यानी फेयर और किस टेम्पल में होता है, जैसे कोई फेस्टिवल और किस टेम्पल में होता है, समय याद आना चाहिए पैनकुनी, ठीक है। जो पैनकुनी फेस्टिवल है केरला का, उसको किस टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है? और एक होता है आपका थ्रिसुर पूरम, इसको किस टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है? थ्रिसुर पूरम। तो अगर पैनकुनी फेस्टिवल की बात करें तो ये जो इंडिया का रिचेस्ट टेम्पल है, दैट इज़ पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, ठीक है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। और थ्रिसुर पूरम की अगर बात करें, वडक्कुम नाथ टेम्पल, ठीक है, वडक्कुम नाथम टेम्पल में सेलिब्रेट किया था आपका थ्रिसुर पूरम। दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं आपके। 22 डैश आर ऑल्सो नोन एज नैरो मनी, डैश को नैरो मनी के नाम से भी जाना जाता है। M2 एंड M4, M1 एंड M3, M1 एंड M2 या फिर M3 एंड M4। नैरो मनी की यहाँ पे बात हो रही है, नैरो मनी। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये सब आपके मनी एग्रीगेट कहलाते हैं। M0, M1, M2, M3, M4 ये सारे होते हैं आपके मनी एग्रीगेट। अभी मनी एग्रीगेट में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। M0 या फिर M0 जो भी आप बोलो इसको, दैट इज़ करेंसी इन यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, करेंसी इन यूज़ प्लस डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है, डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक, दैट इज़ RBI। M1 की अगर बात करें तो M1 बात करता है करेंसी इन यूज़, ठीक है, जितनी करेंसी है, प्लस डिपॉजिट्स विद RBI प्लस डिमांड डिपॉजिट। या फिर इसको मैं इस तरह से भी लिख देता हूँ, चलो कि सिंपल आप याद कर लो इसको, M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं जब जैसे कि फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक में जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, जिसको कभी भी हम बैंक से डिमांड कर सकते हैं और हमें बैंक दे देगा वो, ठीक है। तो इसको या तो मैं ये बोल दूँ M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट, या फिर करेंसी विद द पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI एंड प्लस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। M2 की अगर बात करें, M2 क्या होता है? M2 होता है आपका M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स होती हैं वो। M3 क्या होता है? M3 होता है आपका M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे कि FD वगैरह हो गई, जो कि कम अगर हम देखें लिक्विड होती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट। M4 क्या होता है? M4 होता है आपका M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे क्या, पोस्ट ऑफिस की सिर्फ सेविंग, बट यहाँ पे ऑल डिपॉजिट्स आ गए। M0 की अगर बात करें तो इसको या तो हम रिजर्व मनी के नाम से जानते हैं, रिजर्व मनी, या फिर इसी को हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। M1 और M2 होते हैं आपके नैरो मनी कहलाते हैं, कलेक्टिवली नैरो मनी। M3 और M4 कलेक्टिवली कहलाते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है, ब्रॉड
मनी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, नैरो मनी पूछ रहा है, M1 एंड M2 ऑप्शन नंबर 3। 23rd, विच वाटर वे प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी विद मेन लैंड इंडिया थ्रू द इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, IBPR शॉर्ट में बोलते हैं, और ये है आपका नेशनल वाटर वे 2। सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारा वाटर वे है नेशनल वाटर वे 1 है, ठीक है, ये आपको पता है। यही जो वाटर वे है, यही वाटर वे जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक रन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से मान लेते हैं हमारा वेस्ट बंगाल, एक सेकेंड, ठीक है, मान लेते हैं बांग्लादेश हमारा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रूट आता है नेशनल वाटर वे 1 का, और इस तरह से ये नेशनल वाटर वे 2 में तब्दील हो जाता है। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट के साथ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने का काम कर रहा है ये जो NW यानी कि नेशनल वाटर वे 2 है। NW1 से ये कनेक्टेड ही है अगर हम देखें तो, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश हो गया, यानी कि जो मेनलैंड इंडिया है अगर हम देखें तो इससे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा है बांग्लादेश की नेशनल वाटर वे 1, बट नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा है नेशनल वाटर वे 2, जिसको कि हम इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के नाम से भी जानते हैं। लॉन्गेस्ट अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो कौन सा है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हमारा है NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रन करता है, ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द लिवर ऑफ मैमल्स, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है, क्यूपफर, सेंसरी, माइक्रोग्लियल या फिर पुरकिंजे सेल्स। तो लिवर ऑफ मैमल्स में पाई जाती हैं आपकी क्यूपफर सेल्स, और इन्हीं सेल्स की वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक देता है लिवर को कि ये वो ऑर्गन है हमारा जिसको कि अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसमें पॉसिबिलिटी है रीजनरेशन की, यानी कि ये रीजनरेट कर लेता है खुद को। जैसे कि रीजनरेशन हम लोगों ने एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था, किसमें, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया आपके किस फाइलम से बिलोंग करता है, जरा रिकॉल करिए जल्दी से, प्लेनेरिया से, प्लेनेरिया और प्लेट से आपका प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है, प्लेटी या फिर लेटी हेलमिंथिस, जिसमें कि आपका लिवर फ्लूक भी आता है। प्लेनेरिया हमारा कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, ये हमने चीज़ें देखी थी। तो रीजनरेशन हमने प्लेनेरिया में क्या देखा था, ये सिंपल टाइप के सेल्स से बना होता है, सिंपल इसमें सेल्स होती हैं और ये रीजनरेट कर लेता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेनेरिया है तो अगर इसका अगर हम मान लेते हैं ऊपर का हिस्सा काट दें तो पूरे प्लेनेरिया में रीजनरेट कर लेगा। तो उसी तरह हमारा लिवर पावर ऑफ रीजनरेशन रखता है क्योंकि क्यूफर सेल से बना हुआ है। स्टडी ऑफ लिवर की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, हिपैटोलॉजी बोलेंगे, हिपैटोलॉजी। और लिवर की अगर बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्य ग्रंथि है, ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें तो ये क्या सेक्रीट करते हैं, एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, डक्ट के थ्रू सेक्रीट करते हैं, तो यानी डक्ट का यूज़ करना पड़ता है। एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी होते हैं हार्मोन सेक्रीट करते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड करते हैं, यानी कि उनको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंजाइम कौन सा सेक्रीट करता है, जैसे कि ये बाइल जूस को सेक्रीट करता है जिसको ये गॉल ब्लैडर में भर के रखता है। ये बाइल जूस क्या करता है, मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, जो भी हमारा डाइजेशन के टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फेंक के मारता है बाइल जूस को, जो कि गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में स्टोर करके रखता है। और इसी में हमें देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को मिलता है लाइपेज, जो क्या करता है, जो आपका लाइपेज बोल रहा हूँ, लाइपेज नहीं, यहाँ पे लाइपेज तो पैनक्रियास सेक्रेट करते हैं और काम सेम होता है। ये आपका फैट जो ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, मतलब जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है। लाइपेज फर्दर हमारा फैट को फैटी एसिड में ब्रेक कर देता है, वो पैनक्रियास सेक्रेट करता है, ठीक है। लिवर आपका, लिवर जो होता है ये ग्लाइकोजन को स्टोर भी करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ग्लाइकोजन यानी जो हमारा खाना होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है ह्यूमंस में, और प्लांट में ये जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, एंड दैट इज अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज DFI इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर दे वर सेटअप इन, ICICI, IDBI, IFCI। इनको आपको ऑर्डर में लगाना है जब वो सेटअप हुए, स्टैब्लिश हुए उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। एंड इसके जो नोट्स हैं, आपको काफ़ी लोग नोट्स के रिगार्डिंग पूछते रहते हैं, तो परमार एकेडमी ऐप पे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे नोट्स इसके अवेलेबल हैं, और वो जो नोट्स हैं वैसे तो आप खुद से ही बना सकते हैं। बाकी ये जो PPT है ये आपको मैं परमार SSC टेलीग्राम पे आपकी डल जाती है वहाँ पे, बाकी आप खुद से भी आप नोट्स बना सकते हैं। अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए है परमार एकेडमी ऐप पे आप जाके देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अवेलेबल है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 19, और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, आगे तभी बढ़िए जब पीछे का रिवाइज़ हो चुका हो। धन्यवाद।